अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने स्नूकर की दो बॉल्स के दरमियान में कोलिजन को तो ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब एक बॉल दूसरी बॉल से जाके टकराती है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। सो बेसिकली देखा जाए तो जो कोलिजन्स होते हैं दो बॉडीज़ में, बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो उसकी फोर्स जो है और उसका मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पार्टिकल्स तो इस तरीके से अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी। बट क्या एनर्जी भी इसी तरीके से मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है? तो जी हाँ, वो ऐसा करती है। और ऐसा सबसे पहले ऑब्ज़र्व करा था आर्थर हॉली कॉम्पटन ने, जिन्होंने जो है वो फिर 1927 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला अपने इसी इफ़ेक्ट को डिस्कवर करने की वजह से, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कॉम्पटन इफ़ेक्ट को समझेंगे क्वालिटेटिवली। ठीक है ना, सिर्फ उसके थ्योरी को डिस्कस करना है और थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट को समझने से। देखिए, जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैसे कि एक्स रेज हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, गैमा रेज हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, वो कोलाइड करती हैं या तो फ्री या तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि या तो फ्री हैं, किसी एटम के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं हुए हुए, या फिर अगर बाउंडेड भी हैं तो लूजली बाउंडेड हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, वो लूजली बाउंडेड होता है, वो वहाँ से रिलीज हो जाता है किसी एटम के आउटर शेल या मॉलिक्यूल से। और जो रेडिएशन होती है बेसिकली वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो फैल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर, कि उसकी वेवलेंथ के अंदर एक इंक्रीमेंट देखा जाता है। अब या तो आप कह लो कि वेवलेंथ में इंक्रीमेंट देखा जाता है, या तो आप ये कह लो कि फ्रीक्वेंसी में कमी देखी जाती है। एक ही बात है, वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इंक्रीज हुआ है वेवलेंथ के अंदर, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ठीक है, सादे अल्फाज में दोबारा से बताऊं, जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो नतीजे में इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से रिप्लेस हो जाता है, और साथ साथ जो रेडिएशन होती है वो भी स्कैटर होती है विद लोअर फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये जो पूरा का पूरा असर है इलेक्ट्रॉन का निकल जाना और वेवलेंथ का बढ़ जाना, इस असर को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और सिर्फ अगर वेवलेंथ के बढ़ने की बात की जाए कि वेवलेंथ कितनी बड़ी है, तो उसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। या जस्ट अगर आप कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलोगे ना, तो वो वेवलेंथ का ही होता है। देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पर गैमा रे से एग्जाम्पल दी है क्योंकि गैमा रे भी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो खुद इस एंगल के ऊपर स्कैटर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आउटर शेल से रिमूव हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत की थी स्नूकर बॉल्स के दरमियान में कोलिजन की, बिल्कुल देखो वैसे ही कोलिजन नज़र आ रहा है। और यही हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पार्टिकल्स तो ऐसे कोलाइड करते ही थे, पर क्या एनर्जी भी इसी तरीके से कोलाइड करती है? तो जी हाँ, कॉम्पटन इफेक्ट इसी वजह से नोबेल प्राइज़ विनिंग कॉन्सेप्ट है जिसको स्टडी किया गया। देखो ये आ गया वो लूजली बाउंडेड या फ्री इलेक्ट्रॉन, इससे आकर टकराती है हमारी एक एक्सरे। तो आप देखें ये दो काम हो गए। दोबारा से देखो, जैसे ही एक्सरे आकर टकराएगी तो एक्सरे एक एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गई और इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया। अगर देखा जाए तो एक एंगल के ऊपर स्कैटर हो जाती है जो हमारी एक्सरे है, और एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह से स्कैटर हो जाता है, मूव कर जाता है, रिलीज़ हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर टकराने वाली जो एक्सरे है उसकी एनर्जी E1 है, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि उसकी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है एज E2, और बाकी की जो एनर्जी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो पहले रुका हुआ था, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पर वो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टकराने वाली जो एक्स रे की एनर्जी है बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुई। एक तो इसकी फाइनल एनर्जी यकीनन कम हो गई होगी, और फिर जिस तरीके से कोई स्नूकर बॉल आके टकराती है और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, इसने अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी इस इलेक्ट्रॉन को। तो बेसिकली देखा जाए तो एक इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, जहाँ पर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो इजाफा देखा गया है, ठीक है ना, और मोमेंटम कंजर्व रहा बेसिकली, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। और ऐसे ही कोलिजन को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और बात की जाए तो आप देख लो इस एंगल को हम थीटा से शो करेंगे, जिस एंगल के ऊपर जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है, स्कैटर हुई है एक्स रे या हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, और इस एंगल को बोलेंगे फाई, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह से स्कैटर हुआ था। और डिटेल में अगर जाएं तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला,
अगर हम प्लैंक्स लॉ से बात करें तो बेसिकली वो बराबर होता है एच न्यू के या एच एफ के। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी आती है। तो क्योंकि इसकी एनर्जी E1 है तो मैं कह देता हूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, तो E1 का फॉर्मूला बन जाएगा HF1। और E2 के लिहाज से देखा जाए तो अभी एनर्जी बन जाएगी HF2, ठीक है ना। अगर इसकी एनर्जी HF1 है तो इसकी एनर्जी HF2 हो जाएगी। और ये बात आप याद रखिएगा कि क्योंकि बच्चों गौर से बात सुनना, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है और इस वाली स्कैटर होने के बाद एक्सरे की एनर्जी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि कुछ उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी। तो अगर कंफर्म बात है कि E2 जो है वो E1 से कम है, अगर कंफर्म बात है तो फॉर्मूले के मुताबिक H तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। तो रेडिएशन का किसी पार्टिकल से टकरा कर फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना ये पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया गया था क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है जी। और अगर डिटेल में बताऊं वेवलेंथ के लिहाज से तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है एच एफ बराबर होता है एच सी ओवर लैम्डा के। कैसे याद करो ज़रा, आपको पता है v बराबर होता है एफ लैम्डा, ठीक है। फोटोन के लिए बात की जाए तो वी सी के बराबर होता है एफ लैम्डा हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट आती है ना स्पीड की जगह, तो यहाँ से अगर आप f की वैल्यू को अलग करोगे तो f किसके बराबर आएगा? c ओवर लैम्डा। तो जहाँ पे f लिखा था वहाँ पे c ओवर लैम्डा आया, क्योंकि f1 था तो लैम्डा 1 आ गया। इसी तरीके से E2 के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा 2। अब क्योंकि ये अपॉन में लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इन्वर्स है। अभी मैंने क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई टकराने के बाद, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वेवलेंथ के साथ तो इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब कंफर्म बात है लैम्डा 2 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 1। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी कम हो गई तो इसका मतलब कंफर्म है वेवलेंथ बढ़ गई होगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया, बिल्कुल जैसे कि स्नोकर की बॉल जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं। सो यही वजह है कि वेवलेंथ बढ़ जाती है इन दिस केस, और उसे हम क्वांटम शिफ्ट इन वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा कुछ स्टेप्स में बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम इफेक्ट को क्वालिटेटिवली, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले अगर इनिशियल इंटरेक्शन को देखा जाए तो देखो बच्चों, एक फोटोन होता है। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो हम पढ़ चुके हैं प्लैंक्स लॉ के अंदर। अच्छा जी, वो इंटरेक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन से, किसी मटेरियल के अंदर पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि किसी टारगेट मेटल के अंदर हो सकता है या ग्रेफाइट में, जैसे कि कॉम्पटन का जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली वो ग्रेफाइट से किया गया था। तो ये आ गया वो इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ मौजूद है? किसी मेटल के अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और या ग्रेफाइट के अंदर है। और फिर एक फोटोन जो है वो इससे जाके टकराता है, इंटरेक्ट करता है। तो आज से मतलब क्लासिकल फिजिक्स में तो ऐसा नहीं देखा गया था। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर तो हमने देखा है कि आपको याद है फर्स्ट डे के अंदर एक टॉपिक हमने पढ़ा था डॉपलर्स इफेक्ट। तो उसके मुताबिक ये था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है ड्यू टू सोर्स या ड्यू टू ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो ये तो ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन ये कभी ऑब्जर्व नहीं करा था कि रेडिएशन जो है वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल लेती है या अपनी वेवलेंथ को बढ़ा लेती है। तो बहरहाल ये फर्स्ट टाइम जो है वो ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया? फोटोन जो कि पैकेट ऑफ एनर्जी होता है वो जाके इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ। वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसी टारगेट मेटल में मौजूद है या ग्रेफाइट में मौजूद है, ठीक है। तो एनर्जी आपको पता है शुरुआत की क्या थी? E1 थी, HF1 थी, और फिर मैंने उसको बराबर कर दिया था HC ओवर लैम्डा 1 के। तो ये तो उसका इनिशियल इंटरेक्शन हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे आप? इसके बाद आप देखेंगे कि स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस भी कहते हैं, पता है बच्चों? अच्छा, फिर क्या होता है? इस इंटरेक्शन के अंदर जो फोटोन होता है वो अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को। इसी पैकेट ऑफ एनर्जी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो फोटोन है वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है और वेवलेंथ को बदलता है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर वेवलेंथ को बदलता है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को भी बदल लेता है, सही है ना। इंटरेक्शन हुआ और ये इसने जो फोटोन था, फोटोन ने कुछ एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा और अपनी डायरेक्शन को बदल लिया इस तरीके से। अब जो एनर्जी बनी उसको हम E2 से जाहिर करते हैं, जो HF2 के बराबर होती है या HC अपॉन लैम्डा 2 के बराबर होती है। और कंफर्म बात यह है कि E2 जो है वो E1 से कम ही होता है, एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर देगा और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तीसरा स्टेप क्या है? फोटोन की एनर्जी के अंदर चेंज आया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया।
ये जो स्कैटर्ड फोटोन होता है ये इमर्ज होता है लेस एनर्जी के साथ, ठीक है। एनर्जी कम हो गई तो इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, लॉन्गर वेवलेंथ हो गई देन द इनिशियल इंसिडेंट एक्सरे फोटोन। जो एक्सरे फोटोन पहले वाला था उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसकी एनर्जी कम है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, जितनी कमी आ रही है, एनर्जी कम हो रही है E1 से E2, बेसिकली वो डायरेक्टली रिलेटेड है एनर्जी और मोमेंटम से। जो कौन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई ये तो फोटोन आके टकराया, टकराने के बाद स्कैटर्ड हो गया, एनर्जी कम हो गई, बट वो जो एनर्जी गई वो कहाँ गई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो अपनी जगह पर है, तो बच्चों वो ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के अंदर इजाफा देखा जाता है। इसके बाद अगर बात करें, जो मेन बात है क्वांटम नेचर कैसे समझें। क्वांटम नेचर बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉम्पटन इफेक्ट को हम क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कि लाइट स्कैटर होनी चाहिए विदाउट चेंजेस इन वेवलेंथ। वेवलेंथ के अंदर तो कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए। भाई आप देखते हैं कि लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो फैल जाती है, लेकिन कभी भी उसकी वेवलेंथ के अंदर हमने फ़र्क ऑब्जर्व नहीं किया। कभी आपने ऐसे देखा कि आपने जो है वो क्या करा, आपने ब्लू लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाली और जब स्कैटर हुई तो स्कैटर होने के बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, मतलब समझ लो ब्लू से वो ऑरेंज हो गई या येलो हो गई। ऐसा हमने कभी ऑब्जर्व नहीं करा था। तो क्लासिकल वेव थ्योरी तो बस ये प्रेडिक्ट करती है कि इसको यूनिफॉर्मली स्कैटर हो जाना चाहिए विदाउट चेंजिंग द वेवलेंथ। बट कॉम्पटन की ऑब्जर्वेशन ने ये डिमॉन्स्ट्रेट करा कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट आ जाता है, वेवलेंथ के अंदर इजाफा हो जाता है। बिल्कुल जिस तरीके से पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसी तरीके से रेडिएशन भी इंटरेक्ट करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस तरीके से पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से रेडिएशन भी इंटरेक्ट करती है। तो इसका मतलब रेडिएशन हैज़ पार्टिकल नेचर, उसका भी पार्टिकल नेचर है, और उसी ने बताया कि एक्चुअली क्वांटम नेचर पाया जाता है। 5वें नंबर पर एक्सपेरिमेंटली कैसे कंफर्मेशन हुई बच्चों। एक्सपेरिमेंटली ऐसे कंफर्मेशन हुई कि कॉम्पटन ने, आर्थर हॉली कॉम्पटन ने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सरेज यूज़ करे थे ग्रेफाइट के ऊपर, उसने टारगेट करे थे, तो जो एक्सरे स्कैटर हो रही थी उनको ऑब्जर्व करा। अब उसने क्या करा कि उसने स्कैटरिंग एंगल को मेजर करा और वेवलेंथ को मेजर करा और कंफर्म हो गया कि हाँ भाई यहाँ से फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है जिस लाइन में जाना चाहिए था, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर स्कैटर हो गई। मैंने जिसको बोला थीटा से शो करा। अब उसने क्या करा, डिटेक्टर लगाकर यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ऑब्जर्व करा कि भाई वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है और नतीजे और एंगल कितना बन रहा है, यानी इस पर्टिकुलर एंगल पर क्या वेवलेंथ मिल रही है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या वेवलेंथ मिल रही है, इस पर्टिकुलर एंगल पर क्या वेवलेंथ मिल रही है। तो इनिशियल तो पता ही थी, देख लिया कि क्या वेवलेंथ मिल रही है तो चेंज पता लग गया और एंगल भी मेजर हो रहा था विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। तो एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल कंफर्म हुआ कि स्कैटर होने वाला एंगल असरअंदाज होता है वेवलेंथ में आने वाले चेंज के। तो 5वीं जो इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बिल्कुल कंफर्म हुआ हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके लिहाज से। अच्छा, वेवलेंथ के अंदर जो शिफ्ट आ रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई वेवलेंथ का शिफ्ट ऑब्जर्व किया गया कॉम्पटन स्कैटरिंग में और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉम्पटन वेवलेंथ। ये भी बताता हूँ आपको कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और डिपेंड करती है प्लैंक कांस्टेंट पे और एक और चीज़ पे डिपेंड करती है जो कि होती है स्पीड ऑफ लाइट। और ये रिलेशन प्रोवाइड करता है एक इंपॉर्टेंट एविडेंस कि भाई फोटॉन्स का नेचर कौन सा है, पार्टिकल है, ठीक है ना। तो कॉम्पटन इफेक्ट का मेन तो यही मकसद पता चला ना कि जो एक्सरे फोटोन है वो बिल्कुल पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है। सो ये मेन एविडेंस मिला हमें 1927 में, तभी तो नोबेल प्राइज़ मिला कि भाई फोटोन का जो नेचर है वो पार्टिकल टाइप नेचर है, ठीक है। और अगर कॉम्पटन शिफ्ट को हमने समझना है तो एक एक्सप्रेशन के ज़रिए समझेंगे हम कॉम्पटन शिफ्ट को, जिसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ कह सकते हैं। ये दोबारा से देख लो जो मैंने लिखना था, और अब जो है वो हम यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो उसने क्या करा, एक लंबी चौड़ी सी डेरिवेशन करी। अगर आप लोगों को देखनी है वो डेरिवेशन तो मैंने वीडियो एक अपलोड की हुई है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, वो बीएससी लेवल की बात है। तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, अगर किसी को देखनी हो वो डेरिवेशन तो वो देख लेगा जाके, और नहीं तो हमारी बुक में सिर्फ हमें क्वालिटेटिवली समझना था। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि उस पूरी डेरिवेशन के बाद बेसिक आखिर में आंसर क्या आया। देखो उसने कैलकुलेट करा
कि जो फाइनल वेवलेंथ है माइनस इनिशियल वेवलेंथ है वो एक्चुअली बराबर आ रही है किस चीज़ के, वो बराबर आ रही है एच सी ओवर ई नॉट के, रेस्ट मास ऑफ रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में आता है 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, ये तो चेंज को जाहिर कर रहा है। ई नॉट जो रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो बराबर होती है एम नॉट सी स्क्वायर के। तो इस वजह से देखो ये लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 की जगह पर तो मैं लिख दूंगा डेल्टा लेमडा, ठीक है, और एच सी अपनी जगह पर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या कैंसिल हुआ यहाँ पर, कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, हमें वैल्यू मिल गई डेल्टा लेमडा की जो कि है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। बेसिकली यही फार्मूला जो है ना ये कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, कि वेवलेंथ के अंदर कितना चेंज आएगा तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है 9.1 10 रेज टू दी पावर माइनस 31, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ऑलरेडी हम जानते हैं कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेवलेंथ में कितना फ़र्क आएगा वो सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एंगल के ऊपर जो एक्सरे है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, स्कैटर हो रही है, बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज़ आपको बताया, यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना एच अपॉन एम नॉट सी, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना वेयर एच अपॉन एम नॉट सी, बेसिकली इसका एक नाम है, इसको कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉम्पटन्स वेवलेंथ की 6.63 10 रेज टू दी पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 9.1 10 रेज टू दी पावर माइनस 31 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, इनको आप डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा 2.42 10 रेज टू दी पावर माइनस 12। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना h अपॉन एम नॉट सी की, बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपने इसको याद रख सकते हैं। यानी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा लेमडा, तो याद रखो डेल्टा लेमडा का फॉर्मूला क्या है h अपॉन एम नॉट सी, तो ये तो कांस्टेंट ही रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। व्हाट इज़ थीटा, थीटा इज़ द स्कैटरिंग एंगल, कि किस एंगल के ऊपर बेसिकली स्कैटर हो रहा है जो रेडिएशन है ना, चाहे एक्सरे हो या गैमा रे हो, दोनों से ही सॉल्व हो सकता है। और बाकी कॉम्पटन वेवलेंथ आपको याद रखना है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सो आज के लेक्चर से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फोटोन जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है, और उसका हमें बाकायदा एक प्रूफ मिला कि जिस तरीके से पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फोटोन भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है टू रेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, नतीजे में लॉन्गर वेवलेंथ के साथ वो स्कैटर हो जाता है। ठीक है, तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट कॉम्पटन्स इफेक्ट। आई होप जो मेन कोर बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से याद करना जिस तरीके से मैंने लिखवाया, नोट्स भी ऐसे ही बनाना, इंशाल्लाह पेपर में सवाल आएगा तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।